नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्मेंडी प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के उद्देश्य से जनवरी 2022 में राजनयिक समूह बनाया गया था। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है नॉर्मेंडी प्रारूप की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि नॉर्मेंडी प्रारूप जून 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के उद्देश्य से बनाया गया एक राजनयिक समूह है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच में क्रीमिया को लेकर के संघर्ष हुआ था और उसी के शांतिपूर्ण समाधान को खोजने के लिए इस राजनयिक समूह का गठन किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है नॉर्मेंडी प्रारूप का गठन 2014 में किया गया था, ना कि 2022 में, यानी कि पहला कथन यहाँ पर गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह एक अनौपचारिक मंच है जिसे फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन द्वारा गठित किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि नॉर्मेंडी प्रारूप में 4 देश शामिल हैं और वे देश हैं फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसका नामकरण द्वितीय विश्व युद्ध में नॉर्मेंडी पर सेनाओं के उतरने के कारण पड़ा। आप सभी को ध्यान में रखना है कि नॉर्मेंडी प्रारूप का नाम इस तथ्य से आया कि यहाँ पर जो 2014 की वार्ता हुई थी यूक्रेन और रूस के बीच में फ्रांस और जर्मनी की मदद से, वह डी डे के 17वीं वर्षगांठ के आसपास हुई थी और इसीलिए इस प्रारूप को नॉर्मेंडी प्रारूप के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, इंडिया अगेन बैक डिप्लोमेसी एट यूएनएससी। और यहाँ पर यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के चर्चा की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और यहाँ पर भारत के द्वारा ये कहा गया है कि राजनयिक प्रयासों से ही इन दोनों देशों के बीच जो भी मुद्दे हैं उनका हल निकाला जाना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अवलोकन उपग्रह है। और यहाँ पर आपको 5 उपग्रहों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है भू अवलोकन उपग्रह की। और अगर हम इसरो के भू अवलोकन उपग्रह की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रिसोर्ससेट 1 और 2, कार्टोसैट, रीसैट, ओशनसैट, मेगाट्रॉपिक, सरल, एस्कैटसैट, इनसैट, कल्पना, ये सारे के सारे ऐसे उपग्रह हैं जिन्हें कि इसरो के द्वारा भू अवलोकन के लिए छोड़ा गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी उपग्रह के नाम दिए गए हैं, चाहे वह भास्कर प्रथम हो, इनसैट 3D हो, सरल हो, एस्कैटसैट हो या फिर मेगाट्रॉपिक हो, ये सारे के सारे भू अवलोकन उपग्रह हैं जिसे कि इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है, व्हाट आर इसरो लॉन्च व्हीकल एंड हाउ आर सैटेलाइट प्लेस इनटू स्पेस। तो इस टॉपिक को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में समाचारों में रहे फॉकलैंड द्वीप कहाँ स्थित है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है फॉकलैंड द्वीप की। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये रहा फॉकलैंड द्वीप और यह द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट पर स्थित है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप इस फिगर को भी जरूर ध्यान में रखेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है, वाई द यूके हैज ऑब्जेक्टेड टू चाइना बैकिंग अर्जेंटीना क्लेम टू फॉकलैंड आइलैंड।
यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अर्जेंटीना के द्वारा यह बार बार कहा जाता है कि यूके के द्वारा फॉकलैंड आइलैंड को 1833 में अवैध रूप से उससे छीन लिया गया था और अभी भी अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड को अपना हिस्सा मानता है। आप देख सकते हैं कि जो फॉकलैंड आइलैंड है वह अर्जेंटीना के तट से बहुत ही पास में है और इसीलिए अर्जेंटीना हमेशा इस पर दावा करता रहता है। और यहाँ पर चीन के द्वारा अर्जेंटीना के इस दावे का समर्थन किया गया है, जिसका कि यूके के द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। और यहाँ पर एक तरफ रोगों के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके वाहक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है मलेरिया, जिसके सामने लिखा हुआ है एनोफिलीज मच्छर। तो आप सभी जानते हैं कि मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है पीत ज्वर, जिसके सामने लिखा हुआ है एंडीज इजिप्टी मच्छर। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सुमेलित है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि पीत ज्वर एंडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है जापानी मस्तिष्क ज्वर, जिसके सामने लिखा हुआ है क्यूलेक्स मच्छर। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है जापानी मस्तिष्क ज्वर क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही तरीके से सुमेलित हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों कथन सुमेलित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जहां पर जापानी मस्तिष्क बुखार के इलाज को लेकर के चर्चा की गई है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है उन्नत भारत अभियान की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों को गांवों के साथ, स्थानीय समुदायों के साथ जोड़ने की बात कही गई थी, जिससे कि जो ये उच्च शिक्षण संस्थान हैं वे अपने नॉलेज का फायदा इन समुदायों तक, गांवों तक पहुंचा सकें। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को स्थानीय समुदायों के साथ जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास चुनौतियों का सामना किया जा सके, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं नैक यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के ऊपर। और इससे जुड़ा हुआ न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए पात्रता मानदंडों में ढील दी है और उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है। अगर हम नैक के कार्यों की बात करें तो एक तरीके से नैक हमारे देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी गुणवत्ता की जांच करता है। नैक के द्वारा एक बहुस्तरीय प्रणाली के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों को सर्टिफिकेट दिया जाता है और यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों को यह भी पता चलता है कि उनके यहाँ पर जो पाठ्यक्रम हैं, उनके यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वहाँ पर जो अनुसंधान की स्थिति है वो कैसी है। तो यहाँ पर कुछ मानदंड जो है रखे गए हैं नैक के द्वारा, जिसके आधार पर नैक उच्च शिक्षण संस्थानों को A++ लेकर के C तक का ग्रेड देता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो सबसे अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उन्हें A++ का ग्रेड दिया जाता है और अगर यहाँ पर नैक के द्वारा किसी संस्थान को D ग्रेड दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि वह संस्थान नैक के मानदंडों पर खड़ा नहीं उतरा है और नैक के द्वारा उसे अपनी मान्यता नहीं दी गई है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि आखिर मान्यता देने के लिए नैक के द्वारा किन नियमों का पालन पहले किया जाता था। और यहाँ पर यह कहा गया है कि केवल वैसे उच्च शिक्षण संस्थान जो कम से कम 6 साल पुराने हैं या फिर वैसे शिक्षण संस्थान जहां से छात्रों के कम से कम 2 बैचों को स्नातक करा दिया गया है, वे उच्च शिक्षण संस्थान नैक को
मान्यता देने के लिए आवेदन कर सकते थे और इसके बाद फिर नैक यहाँ पर उनका सर्वे करता था। और यहाँ पर अगर नैक के द्वारा इन शिक्षण संस्थानों को अपना सर्टिफिकेट दिया जाता था तो यह जो सर्टिफिकेट था वह 5 साल के लिए वैध होता था। तो याद रखना है कि आखिर जो क्राइटेरिया है वो क्या था। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 8 फरवरी तक मात्र 392 विश्वविद्यालय और 8,483 कॉलेज थे जिन्हें की नैक की मान्यता प्राप्त थी। और अगर हम ओवरऑल विश्वविद्यालयों की बात करें तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के पोर्टल पर 1043 विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं और 42,343 कॉलेज सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से अभी तक मात्र 392 विश्वविद्यालय और 8,483 कॉलेज को ही नैक की मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पर इसके कड़े मानक हैं। यहाँ पर जो नए दिशा निर्देश आए हैं उसमें यह कहा गया है कि वैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय जिन्होंने एक शैक्षणिक वर्ष पूरा कर लिया है वे नैक द्वारा बनाई गई नई श्रेणी जिसका नाम है प्रोविजनल एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेज, जिसे हम शॉर्ट में पीएसी कह रहे हैं, उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि नैक के द्वारा एक नई श्रेणी बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेज। और यहाँ पर वैसे शिक्षण संस्थान जिन्होंने एक शैक्षणिक वर्ष पूरा कर लिया है वे यहाँ पर इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्या नियम थे और अभी क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।